हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज सिमरन कौर एंड आज हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू यूनिट एंटरप्रेन्योरशिप की एंड दिस इज़ माय थर्ड वीडियो आपकी एंटरप्रेन्योरशिप सीरीज़ क्लास 12th की। तो इसमें हम फिनिश करेंगे ये पूरी यूनिट, ओके, बिजनेस के कंसेप्ट के बारे में। बेसिकली एंटरप्रेन्योरियल प्लानिंग है यूनिट का नाम। एंटरप्रेन्योरियल प्लानिंग का मतलब है कि हम जो एंटरप्राइज सेटअप करने वाले हैं वो किस टाइप की होगी। पहले हम पढ़ते हैं ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में। ह्यूमन एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? जो एक्टिविटीज़ हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं। अब एक्टिविटीज़ जो ह्यूमन बींग्स परफॉर्म करते हैं वो टू टाइप्स की होती हैं। एक होती हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और दूसरी होती हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से ही पता लग गया, ऐसी एक्टिविटीज़ जो हम पैसा कमाने के लिए करते हैं। ओके, द एक्टिविटीज़ दैट आर परफॉर्म टू अर्न द मनी। पैसा कमाने के लिए जो एक्टिविटी होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी टीचर्स, आपकी ट्यूशन टीचर, आप उनसे पढ़ने जाते हो तो वो आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं। उसके रिटर्न में वो क्या लेती हैं? आपसे फीस लेती हैं। तो उन्होंने एक ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करी जिसके बदले में वो आपसे एक्सपेक्ट कर रही हैं दैट यू विल गिव मनी इन रिटर्न। तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब डॉक्टर के पास जाते हो, सो फॉर ट्रीटिंग यू वो आपसे क्या लेते हैं? वो आपसे पैसे लेते हैं ना, ऑब्वियसली। तो वो कैसी एक्टिविटी हो गई? डॉक्टर कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऐसे ही बिजनेस क्या है? आप बिजनेस कर रहे हो ताकि आपको प्रॉफिट मिल सके, तो बिजनेस इज इटसेल्फ अ इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस क्या है? बिजनेस भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक है, आप कहीं पर जाकर काम कर रहे हो, एम्प्लॉयमेंट मतलब जैसे ये तो मैंने टीचर का एग्जाम्पल लिया था। टीचर्स जो है वो क्या है? कोचिंग टीचर जो है आपकी वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, अपने आप को इन्होंने जॉब दी हुई है। बट अगर आप किसी स्कूल में जॉब कर रहे हो, तो अगर आपकी टीचर स्कूल में जॉब कर रही है तो इन रिटर्न वो क्या ले रही हैं? सैलरी ले रही हैं। ऐसे ही कोई पर्सन किसी बिजनेस फर्म में काम करता है तो वो एम्प्लॉयमेंट है, यानी वो किसी के अंडर काम कर रहे हैं जिसके रिटर्न में उस पर्सन को सैलरी मिल रही है। एक और आता है इसमें प्रोफेशन। सपोज आप एक लॉयर हो, ठीक है, तो लॉयर इज अ मतलब वो एक प्रोफेशनल कोर्स है ना। तो वो जो पर्सन जिसके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है किसी टॉपिक से रिलेटेड, तो वो कौन होता है? प्रोफेशनल पर्सन है। तो मैंने जो डॉक्टर टीचर का एग्जाम्पल लिया, वो डॉक्टर या टीचर वो प्रोफेशन है आपकी। फिर इसके बाद एम्प्लॉयमेंट मतलब, बट अगर आप वही सेम काम किसी के अंडर कर रहे हो, ठीक है, तो वो एम्प्लॉयमेंट है। और बिजनेस मतलब, ऑब्वियसली बिजनेस तो हमें समझ आ गया कि कोई जब हम किसी चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हैं, गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, फिर इन गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कस्टमर्स के पास, उसके बदले में हम पैसा कमा रहे हैं। अब प्रोडक्शन करवाने के लिए हमें लोग चाहिए, ठीक है, जो हमारे अंडर काम करेंगे। तो वो जो लोग हमारे अंडर काम कर रहे हैं वो इम्प्लॉयज होते हैं, तो उनके पास क्या आ गई? एम्प्लॉयमेंट आ गई। ठीक है, बट अगर आपके पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज है किसी चीज़ से रिलेटेड, जैसे टीचर, डॉक्टर, लॉयर, तो वो प्रोफेशन होता है। ओके, अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ तो हमें समझ आ चुकी हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में तीनों तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को ध्यान से समझेंगे। प्रोफेशन का मतलब क्या है? जब आपके पास किसी चीज़ से रिलेटेड, किसी भी टॉपिक या किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है, ठीक है, जैसे लॉयर्स या चार्टर्ड अकाउंटेंट। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का मतलब आप किसी बिजनेसमैन के अंडर या कहीं पर भी किसी फर्म में, किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, जिसके लिए आपको रेगुलरली क्या मिल रही है? रेम्यूनरेशन यानी सैलरी मिल रही है। तो रेगुलर सैलरी जब आपको मिल रही है तो वो एम्प्लॉयमेंट है। ओके, और इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास? बिजनेस। बिजनेस का मतलब क्या है? बिजनेस की बहुत सारी डेफिनेशंस आपकी बुक में दी है। अब हम एक बेसिक सी एक ही डेफिनेशन सीखेंगे एंड दैट सिंगल डेफिनेशन इज कि ऑल एक्टिविटीज, ये वाली डेफिनेशन जरूर याद रखनी है हमें। ऑल एक्टिविटीज परफॉर्म्ड फॉर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन of goods and services for the purpose of monetary gains। मॉनेटरी गेन्स का मतलब पैसों से रिलेटेड जब आपको फायदा हो रहा है, मॉनेटरी गेन्स के लिए जब आप ऐसी सारी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हो जिसमें गुड्स का प्रोडक्शन या फिर गुड्स और सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसको हम क्या कहते हैं? बिजनेस कहते हैं। ठीक है, तो जितनी भी एक्टिविटीज इस चीज के लिए परफॉर्म की जाती हैं वो किस में आती हैं? बिजनेस में आती हैं। तो आपको ये डेफिनेशन याद रखनी पड़ेगी बिजनेस की।
तो बिजनेस का मतलब क्या है, एक स्टेट जिसमें आप बिजी हो, यानी आप गुड्स को प्रोड्यूस करवा रहे हो और डिस्ट्रीब्यूट करवा रहे हो। तो हम ये तो एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ रहे हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप में हमने क्या सीखा है कि आपने एक नया प्रोडक्ट, ठीक है, आपने नया अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करा, नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, बट उसके बाद तो आप सिंपली बिजनेस ही तो कर रहे हो। आप उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हो, फिर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो और पैसा कमा रहे हो। आप हमेशा बार बार कोशिश करते रहोगे कि किस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट की मार्केट को बढ़ाते जाएं, तो वो बिजनेस है। तो एंटरप्रेन्योरशिप के बाद एक तरीके से आप बिजनेस ही तो परफॉर्म कर रहे हो ना। अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी होती हैं? ऐसी एक्टिविटीज जिसमें आपको पता है कि मेरे को इन रिटर्न कुछ नहीं चाहिए। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो होती हैं ये सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए कह लो, या फिर पेट्रियोटिज्म के लिए, ये मैं समझाऊंगी क्या है ये टर्म्स, या रिलीजियस फंक्शंस होते हैं उनके लिए जो एक्टिविटीज़ आप परफॉर्म करते हो जिसमें आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो रिटर्न में, वो हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है। इमोशंस या आउट ऑफ सिंपथी, आप किसी पर्सन को, आप किसी पुअर पर्सन था, आप उसकी हेल्प कर रहे हो। सपोज इट्स अ विंटर सीजन चल रहा है और आपने देखा कि किसी पर्सन के पास क्लोथ्स नहीं है, तो आपने अपने पुराने क्लोथ्स उसको जाकर दे दिए। अब आप उसके रिटर्न में एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहे ना कि इन रिटर्न ये मुझे पैसे देगा, तो आपने आउट ऑफ सिंपथी, आपने अपने इमोशंस के लिए वो एक्टिविटी परफॉर्म करी। योर मदर इज कुकिंग फूड फॉर यू, आपकी मदर आपके लिए खाना बना रही है, आप वो आपसे पैसे ले रही हैं क्या? पैसे चार्ज करती हैं वो? नहीं। बट इन रिटर्न अगर आप कहीं ऑर्डर करो, आप रेस्टोरेंट में जाओ, तो आपसे वो पैसे लेंगे, बट आपकी मदर कुक करने के लिए आपसे पैसे नहीं ले रही हैं। सेम एग्जाम्पल है, आपके फादर आपको टीच कर रहे हैं, आपको वो मैथ्स पढ़ा रहे हैं, तो वो इन रिटर्न आपसे पैसे थोड़ी ले रहे हैं, बिकॉज ही इज डूइंग दिस वर्क फॉर यू। वो आपसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, ही इज डूइंग दिस बिकॉज ही लव यू। तो आउट ऑफ लव अगर आप कोई काम कर रहे हो। रिलीजियस यानी कि आप इधर यू आर गोइंग टू अ गुरुद्वारा और अ मंदिर, मतलब कहीं भी आप जा रहे हो, वहाँ पर हम रिलीजियस एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, ठीक है, वी सर्व द गॉड। तो वो सारी एक्टिविटीज़ में आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि आपको पैसे मिलेंगे कुछ, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। पेट्रियोटिज्म का मतलब, जब इंडिपेंडेंस डे आया तो आपने सोचा कि आपकी सोसाइटी ने सोचा कि इंडिपेंडेंस डे है, सो वी मस्ट डू समथिंग फॉर आवर कंट्री, तो आज हम सब लोग मिलकर क्या करेंगे, पूरी सोसाइटी को साफ करेंगे। सो यू आर डूइंग दिस आउट ऑफ द रिस्पेक्ट ऑफ योर कंट्री, आप अपनी कंट्री की रिस्पेक्ट के लिए कर रहे हो, आप इसमें पैसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो। या फिर सेल्फ सेटिस्फैक्शन, कि आपको ये काम करके अच्छा लगता है, आप कई बार आपको ड्राइंग्स बनाना अच्छा लग रहा है, तो वो आप अपने सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहे हो ना, आप इसमें कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि मुझे पैसा मिलेगा, ठीक है। अब हम इस चैप्टर में सिर्फ बिजनेस के बारे में स्टडी करेंगे, क्योंकि हम एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ रहे हैं, ओके। तो हम बिजनेस के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बिजनेस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स समझते हैं। तो जब भी अगर आपने एक बिजनेस सेटअप करा है, तो कोई पर्सन बिजनेस सेटअप करने वाला होना चाहिए ना, तो एंटरप्रेन्योर सबसे ज़रूरी चीज़ है। एंटरप्रेन्योर जिसने बिजनेस को सेटअप करा है वो होना ज़रूरी है। सो दिस इज़ द फर्स्ट फीचर ऑफ बिजनेस कि एंटरप्रेन्योर की प्रेजेंस होनी ज़रूरी है। एंटरप्रेन्योर की प्रेजेंस होगी तभी बिजनेस होगा। नेक्स्ट फीचर क्या आता है बिजनेस का, कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये आप पैसा कमाने के लिए कर रहे हो, प्रॉफिट इसका सबसे मेन गोल होता है, ओके। नेक्स्ट आता है बिजनेस में, नेक्स्ट फीचर क्या है बिजनेस में, कि बिजनेस इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि बिजनेस में गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन इन्वॉल्व होता है, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब यहाँ पर किस चीज़ का प्रोडक्शन कर सकते हो आप कंज्यूमर गुड्स का प्रोडक्शन कर सकते हो। कंज्यूमर गुड्स मतलब जैसे जो ऐसी चीज़ें जो डायरेक्टली कंज्यूमर्स के पास जा रही हैं, जैसे कि इफ़ यू आर प्रोड्यूसिंग अ कार, तो वो कंज्यूमर गुड है ना, डायरेक्टली कंज्यूमर खरीदेगा। एक होते हैं प्रोड्यूसर गुड्स, प्रोड्यूसर गुड्स इन द सेंस कि आप क्या करते हो, ऐसी चीज़ प्रोड्यूस करते हो, जैसे आप कार का ना एक कॉम्पोनेंट प्रोड्यूस करते हो, या आप कार के टायर्स प्रोड्यूस करते हो, तो कोई पर्सन टायर आके तो नहीं खरीदेगा, कंज्यूमर कस्टमर वो क्या खरीदता है, कस्टमर कार खरीदता है। आप अपने टायर्स किसको बेचोगे, कार मैन्युफैक्चर या कार प्रोड्यूस करने वाली कंपनी को बेचोगे, तो आप प्रोड्यूसर गुड मैन्युफैक्चर कर रहे हो, और वो जो कार वाली इंडस्ट्री है वो कंज्यूमर गुड मैन्युफैक्चर कर रही है। तो आप किसी भी तरीके का प्रोडक्शन तो दोनों ही कर रही है ना, पर तो आप कैसा गुड प्रोड्यूस कर रहे हो, तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी आप सर्विसेज भी प्रोड्यूस कर सकते हो। जैसे एक टीचर है, आपने कोचिंग सेंटर खोला, इस कोचिंग सेंटर में आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो, लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो टीचिंग की, इसके रिटर्न में आपको मनी मिल रहा है। तो आपने एक बिजनेस सेटअप करा जहाँ पर आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, तो आप गुड्स या सर्विसेज का प्रोडक्शन कर सकते हो, और गुड्स कंज्यूमर गुड्स भी हो सकते हैं या प्रोड्यूसर गुड्स भी हो सकते हैं।
तो बिजनेस का थर्ड फीचर यही था कि इसमें प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट आता है सेल या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो भी आपने गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करे हैं, अगर कस्टमर्स इन्हें नहीं खरीदेंगे तो ये किसी काम के हैं? दे आर ऑफ नो यूज, किसी काम के नहीं है वो। कस्टमर सबसे मतलब कह लो सोल ऑफ अ बिजनेस होते हैं। अगर कस्टमर खरीद ही नहीं रहा है तो बिजनेस किस बात का हुआ? तो बिजनेस में प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है। सो बिजनेस, आप डेफिनेशन ऐसे बना सकते हो, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग द प्रॉफिट्स। तो बिजनेस तभी होता है जब आप प्रॉफिट कमा रहे हो। तो प्रॉफिट अर्निंग क्या है? बिजनेस में ना हम रिस्क बियर करते हैं, तो उस रिस्क बियर करने के लिए आपको अवार्ड भी तो मिलना चाहिए कि आपने इतना रिस्क झेला और अब आपने पैसा भी कमा लिया इतने बड़े रिस्क में। सो दैट इज द नेक्स्ट फीचर कि बिजनेस हम प्रॉफिट अर्निंग के लिए करते हैं एंड इट इज द रिवॉर्ड फॉर द रिस्क जो आपने अंडरटेक करा। रिवॉर्ड फॉर द रिस्क अंडरटेकन, जो आपने रिस्क अंडरटेक करा है उसके लिए जो आपको रिवॉर्ड मिलता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रॉफिट अर्निंग। फिर इसके बाद नेक्स्ट फीचर क्या होता है बिजनेस का? एलिमेंट ऑफ रिस्क, कि कहीं ना कहीं कोई रिस्क इन्वॉल्व होता है क्योंकि आप इसमें पैसा लगा रहे हो। आप पैसा लगा रहे हो बट अगर आपको प्रॉफिट नहीं हुआ, सेल नहीं हुई गुड्स की, तो आप ऑब्वियसली रिस्क झेल रहे हो ना। नेक्स्ट है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न्स। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न्स का मतलब आप श्योर नहीं हो, कभी आप किसी महीने में आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हो, किसी महीने में कम पैसा कमाओगे, तो कितना रिटर्न आ रहा है ये अनसर्टेन है, आप श्योर नहीं हो, आपकी कोई फिक्स्ड सैलरी नहीं है कि आप इतनी ही गारंटेड सैलरी ही कमाओगे। नेक्स्ट आता है बिजनेस जो होते हैं ना, इसमें नेक्स्ट फीचर है बिजनेस का कि रेगुलरिटी इन्वॉल्व होती है। रेगुलरिटी इन्वॉल्व का क्या मतलब है? कि बिजनेस रेगुलर बेसिस पर परफॉर्म किया जाएगा। अगर आपके पास आपके घर में एक ओल्ड साइकिल थी, आपने वो साइकिल बेच दी, तो यहाँ पर ये थोड़ी हुआ कि आपने सेल और डिस्ट्रीब्यूशन करा एक सामान, उसके बदले में आपको पैसा मिल गया। तो ये बिजनेस एक्टिविटी थोड़ी हुई कि आप इसे रेगुलर बेसिस पर करते हो, नहीं ना। बट अगर आपकी साइकिल बनाने की इंडस्ट्री है और अब आप उन साइकिल्स को बेचते हो, उसके रिटर्न में पैसा कमाते हो रेगुलर बेसिस पर, तभी वो बिजनेस कंसिडर होगा। ओके, नेक्स्ट फीचर आता है बिजनेस का यूटिलिटी क्रिएशन। यूटिलिटी का मतलब होता है किसी तरीके का सेटिस्फैक्शन, किसी तरीके की वैल्यू जो है ना वो क्रिएट हो रही है। बिजनेस तभी होगा, प्रोडक्ट वही खरीदेगा कस्टमर जिससे उसको फायदा हो रहा है। हम कहीं पर भी ऐसे ही पैसा वेस्ट नहीं करते हैं, अगर आपको उससे फायदा होगा तभी आप खरीदोगे। तो बिजनेस यूटिलिटी क्रिएट करता है। सबसे पहले कैसी यूटिलिटी क्रिएट करता है बिजनेस? फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी मतलब बिजनेस पहले क्या कर रहा है, सपोज कॉटन जो है एक रॉ मटेरियल है, कॉटन की हेल्प से आप कॉटन शर्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हो, तो कॉटन शर्ट्स आपने प्रोडक्शन करा ना यहाँ पर, तो जब प्रोडक्शन प्रोसेस होता है ना उसी को ही हम फॉर्म यूटिलिटी कहते हैं। यानी प्रोडक्शन प्रोसेस में प्रोडक्शन करने के बाद आपने एक नया प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर दिया जिसकी वैल्यू कॉटन से काफ़ी ज़्यादा है, तो आपने एक फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट करी। नेक्स्ट बिजनेस करते वक्त आप प्लेस यूटिलिटी क्रिएट करते हो। प्लेस यूटिलिटी का मतलब अब सब जो भी चीज़ प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, सपोज हम कह लो कि एप्पल्स जो हैं वो कश्मीर में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, मतलब एप्पल्स का प्रोडक्शन कश्मीर में ज़्यादा होता है, कश्मीर के एप्पल, और वो दिल्ली में भी मिलेंगे आपको, वो आपको हर जगह मिलेंगे। आपको दिल्ली के अलावा नोएडा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हर जगह एप्पल बिकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? प्लेस ऑफ प्रोडक्शन। प्लेस ऑफ प्रोडक्शन क्या थी? कश्मीर। प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ कंजम्पशन पर जब हमें गुड्स मिल रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं? गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, है ना, तो ट्रांसपोर्टेशन, तो ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से बिजनेस क्या कर रहा है? प्लेस यूटिलिटी भी प्रोवाइड कर रहा है, लोगों को ये बेनिफिट दे रहा है कि गुड्स कहीं पर भी प्रोड्यूस हो आपको आपके घर पर मिल जाएंगे वो गुड्स। अब तो ऑनलाइन शॉपिंग से ईजिली आपके घर तक वो चीज़ें अवेलेबल होती हैं, तो बिजनेस प्लेस यूटिलिटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट जो यूटिलिटी बिजनेस प्रोवाइड करता है वो है टाइम यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी का मतलब जो भी सामान बिजनेस में प्रोड्यूस हुआ है ना, तो वो सामान डायरेक्टली उसी टाइम तो नहीं आ जाता। बिजनेस क्या करता है, जब उस जैसे कि सपोज मैंगोज जो है या ओके, टाइम यूटिलिटी का मतलब होता है वेयर हाउसिंग, यानी गुड्स को स्टोर करके रखना। अब आप अपने घर में 10-12 साल के टूथपेस्ट तो नहीं लेकर आ सकते, आप एक टूथपेस्ट लेकर आते हो, जब वो फिनिश होता है तब आप दूसरा लेकर आते हो। आप एक टाइम पर एक या दो ही खरीदते हो क्योंकि आपके घर में इतनी स्टोरेज नहीं है। बट बिजनेसमैन क्या करते हैं, वो वेयर हाउसेज यानी स्टोर भी करके रखते हैं सामान को, और जैसे आप किसी शॉप पर जाते हो तो शॉप पर जाकर आप कभी भी उसे खरीद सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो बिजनेस आपको टाइम यूटिलिटी भी प्रोवाइड कर रहा है, प्लेस यूटिलिटी भी, कि आपको कश्मीर नहीं जाना पड़ रहा है एप्पल्स लेने के लिए, बिजनेसमैन आपको खुद ट्रांसपोर्ट करके दे रहे हैं।
प्लेस यूटिलिटी प्रोवाइड करता है। बिजनेस आपको फॉर्म यूटिलिटी प्रोवाइड करता है कि ज़्यादा बेनिफिट वाले प्रोडक्ट आपके पास इजीली आ जाएंगे। तो बिजनेस एक्टिविटीज़ के हम टाइप्स पर आएंगे। टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ मतलब जो बिजनेस में हम डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं उन्हीं के बारे में हम सीखेंगे। तो पहली एक्टिविटी क्या होती है? एक मैन्युफैक्चरिंग, कि आप गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो। और वो आप गुड्स कैसे भी प्रोड्यूस कर सकते हो। आप प्रोड्यूसर गुड्स भी प्रोड्यूस कर सकते हो और जो है कंज्यूमर गुड्स भी प्रोड्यूस कर सकते हो। तो मैन्युफैक्चरिंग जो है वो क्या है? सबसे पहली टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी है। फिर हम गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के बाद क्या करते हैं? ट्रेडिंग, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, तो ट्रेडिंग भी होती है। और नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं? सर्विसेज प्रोड्यूस करके सर्विस भी प्रोवाइड कर सकते हैं लोगों को। अब सर्विस कैसे? सर्विस जो है ना, जैसे अब एक टीचर है, वो पढ़ाते हैं, तो हम देखो सपोज एक बिजनेसमैन है, वो कॉटन शर्ट्स प्रोड्यूस करता है, तो जो चीज़ वो प्रोड्यूस कर रहा है वो उसके पास नहीं है ना, अब उसका ओनर कोई और बन गया जिसको उसने बेची। पर एक टीचर है, वो पढ़ा रहा है, तो वो बच्चों को पढ़ा रहा है, बट वो अपनी सर्विस बच्चों को दे रहा है, बट वो अपनी सर्विस बेच थोड़ी रहा है कि अब जिसको पढ़ाएगा अब वो दूसरे पर्सन को पढ़ा सकता है, यानी वो खरीद रहा है उस टीचर को तो नहीं खरीद रहा ना। मतलब वो सर्विस जो है वो टीचर से अलग नहीं कर सकते, हम उसके ओनर से अलग नहीं कर सकते जो भी वो चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिर इसके बाद अब नेक्स्ट आते हैं कि बिजनेस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि बिजनेस जो है एक आप प्राइवेट सेक्टर में करना चाहते हो बिजनेस, कि आप खुद एक इंडिविजुअल हो, आप अपने बिजनेस के खुद एक ओनर बनना चाहते हो, या पब्लिक सेक्टर में बिजनेस हो रहा है कि गवर्नमेंट ने बिजनेस ओन किया हुआ है। तो बिजनेस किसी भी तरीके की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, या तो एक सिंगल इंडिविजुअल ने ओन करी, उसका ओनर एक इंडिविजुअल है, प्राइवेट इंडिविजुअल है, जैसे मैंने एक बिजनेस सेटअप कर दिया या आपने एक बिजनेस सेटअप कर दिया, तो आप अकेले पर्सन, आप प्रॉफिट कमा रहे हो, तो वो एक प्राइवेट बिजनेस हो गया, है ना। एक गवर्नमेंट ओन्ड बिजनेस या पब्लिक सेक्टर बिजनेस भी हो सकता है। तो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या आता है? एक प्राइवेट सेक्टर बिजनेस है। प्राइवेट सेक्टर मतलब एक इंडिविजुअल है और वो एक बिजनेस को ओन कर रहा है, ठीक है, और सारा प्रॉफिट वही जो इंडिविजुअल जो पर्सन है वही बिजनेस सारा प्रॉफिट लेकर जा रहा है बिजनेस का। एक होता है पब्लिक सेक्टर, ऐसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या एक ऐसा बिजनेस जिसकी ओनर गवर्नमेंट है, सरकार है, सरकार के थ्रू वो बिजनेस चल रहा है। एक होता है जॉइंट सेक्टर यानी कि सरकार यानी गवर्नमेंट ने किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के साथ मिलकर कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करा, तो वो जॉइंट सेक्टर बिजनेस होता है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज इन डिटेल। तो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज कौन सी एंटरप्राइज होती है? विच इज ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स, यानी एक ऐसी एंटरप्राइज जिसका ओनर, जिसका मैनेजर और जिसका कंट्रोलर, जिसको ओन भी एक पर्सन कर रहा है, मैनेज संभाल भी वही पर्सन रहा है और पूरा कंट्रोल भी उसी पर्सन का है, एक प्राइवेट इंडिविजुअल का है, तो उसको हम कहते हैं प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज। एंड दैट सिंगल पर्सन इज अर्निंग प्रॉफिट, वही पर्सन प्रॉफिट अर्न कर रहा है। अब यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं। या तो एक सिंगल पर्सन है और वही उस बिजनेस को ओन कर रहा है, तो वो जो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज होती है उसे कहते हैं सोल प्रोप्रेटरशिप। फिर इसके बाद नेक्स्ट आती है हमारी पार्टनरशिप, जब टू और मोर पीपल जो है, मोर प्राइवेट इंडिविजुअल्स एक साथ आते हैं एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए और एक साथ ही वो प्रॉफिट को शेयर करते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल एज पार्टनरशिप। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या है? जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में देयर इज अ पर्टिकुलर फैमिली जिसमें पहले ग्रैंडफादर, फिर उनके बेटे, फिर उनके बेटे, तो वही एक फैमिली जो है जनरेशन टू जनरेशन एक बिजनेस को ओन कर रहे हैं। इसे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी बोलते हैं, जब जॉइंट फैमिली जो है, जॉइंट फैमिली के मेंबर्स मिलकर एक बिजनेस को संभाल रहे हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी में बहुत सारे इंडिविजुअल्स एक साथ आते हैं और ये लोग क्या करते हैं, जितने भी मेंबर्स होते हैं, जितने भी लोग एक साथ आए हैं, वो उनके वेलफेयर के लिए, उनके फायदे के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप कर रहे हैं। ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आती है? जॉइंट स्टॉक कंपनी, कि एक प्राइवेट इंडिविजुअल एक कंपनी भी बना सकता है और उस कंपनी को रन करके वो प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं।
तो कंपनी के बारे में, सोल प्रोप्राइटरशिप, इन सारे के सारे प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस के बारे में हमने डिटेल में समझना है आगे। अब मैं समझाऊंगी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस क्या है। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो होती हैं, दीज आर ओन्ड, कंट्रोल्ड, मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट, या फिर कह लो पब्लिक अथॉरिटीज। पब्लिक अथॉरिटीज यानी ऐसी अथॉरिटी गवर्नमेंट की जिसको लोगों ने चूज करा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पब्लिक अथॉरिटीज बोलेंगे। अब पब्लिक अथॉरिटीज जो होती हैं ये 3 तरीके की होती हैं। सबसे पहले आती हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स का मतलब क्या है? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स का सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे पास आता है इंडियन रेलवेज। अब आपको ये समझ आ जाएगा एग्जाम्पल सुनते ही। तो ये सबसे पुरानी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हैं वो बिजनेस को रन कर रहे हैं। तो बेसिकली होता क्या है, पार्लियामेंट में एक डिपार्टमेंट बनाया जाता है, और मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाते हैं। ठीक है, और वो जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके अलग अलग मिनिस्टर्स दे देते हैं कि आप पोस्टेज डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हो, आप रेलवेज डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हो। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स उन्होंने बनाए और हर एक डिपार्टमेंट को एक मिनिस्टर अलॉट कर दिया। अब सपोज इंडियन रेलवेज या कोई भी रेल एक्सीडेंट हो गया, कोई भी ऐसी दिक्कत आई इंडियन रेलवेज में, तो वो जो चीजें डिस्कस होती हैं वो डायरेक्टली पार्लियामेंट में होती हैं। तो पार्लियामेंट में ही ये डिपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं और इनके मिनिस्टर्स अलॉट किए जाते हैं। और यहाँ पर इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, इंडियन रेलवेज। तो इंडियन रेलवेज में अगर आपको काम भी करना है, जॉब भी करनी होती है, तो हमें गवर्नमेंट का एग्जाम देना पड़ता है, राइट। गवर्नमेंट का एग्जाम दिया जाता है और रेलवेज के लिए गवर्नमेंट एग्जाम देते हो आप, तब जाके आपको वहां पर जॉब मिलती है, राइट। वहां पर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल आपसे जॉब इंटरव्यू नहीं ले रहा है। यू हैव टू गिव द गवर्नमेंट एग्जाम, देन ओनली यू कैन गेट द जॉब इन द रेलवेज। तो यानी कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स क्या होती हैं, दीज आर these are the undertakings. This is an enterprise which is run by the government individuals, और यहाँ पर it is controlled and managed by government officials. इसको government officials ही control और manage कर रहे हैं. So what they are doing is वो अलग अलग departments बना रहे हैं, उनके अलग अलग ministers बना रहे हैं, और वो एक इस तरीके का business है जो कि ये ministers इस business को run कर रहे हैं। अब रेलवेज में क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या नई रेलवे आनी चाहिए, नहीं कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, वो सब पार्लियामेंट के बजट में इंक्लूड होता है। तो वो डायरेक्टली गवर्नमेंट के अंडर जो बिजनेस अंडरटेकिंग्स होती हैं वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में आती है, जिन्हें कहते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। इसके बाद सेकेंड नंबर पे आती है हमारी पब्लिक कॉरपोरेशंस। पब्लिक कॉरपोरेशंस में क्या होता है, कॉरपोरेशन का मतलब होता है वही एक तरीके की कंपनी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यहां पर क्या है, सेम वही चीज है। पार्लियामेंट मतलब यहाँ पर होता तो पार्लियामेंट की हेल्प से ही है, पर पार्लियामेंट के अंडर डायरेक्टली यहाँ पर पार्लियामेंट का कंट्रोल है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स में। पब्लिक कॉरपोरेशन में क्या होता है, पार्लियामेंट एक एक्ट को पास करता है, तो एक एक्ट पास किया जाता है, उस एक्ट के हिसाब से वो ऑर्गेनाइजेशन बनती है। फिर उसके बाद जो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स होंगे वो अपना ध्यान रखें, जो भी डिसीजन लिया जा रहा है वो ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से लिया जाएगा। पार्लियामेंट में जाकर उसका एक एक टॉपिक डिस्कस नहीं होता। पार्लियामेंट में जिस एंटरप्राइज के टॉपिक डिस्कस होते हैं वो है हमारा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स। पर पब्लिक कॉरपोरेशंस होती तो पार्लियामेंट की हेल्प से ही है। पार्लियामेंट में एक्ट पास होता है और तभी पब्लिक कॉरपोरेशन बनती है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसकी पर सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है। सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस का मतलब है कि इनकी अलग लीगल बॉडी है। लीगल बॉडी का मतलब है कि बनाई तो गवर्नमेंट ने है, बट गवर्नमेंट से बिल्कुल सेपरेट है। गवर्नमेंट इसके डिसीजन नहीं लेगी अब बार बार। पार्लियामेंट में जो इसके ऑपरेशंस हो रहे हैं, कैसे फाइनेंस करनी है, सारी चीजें, वो सब चीजें बार बार पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं होती। ये एक सेपरेट बॉडी है। इनको हम स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस, पब्लिक कॉरपोरेशंस का दूसरा नाम है स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस, तो इन्हें हम स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस भी बोलते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, LIC या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। तो ये दोनों बॉडीज जो हैं, यहाँ पर जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो ये बॉडीज खुद लेती हैं। पार्लियामेंट के मिनिस्टर्स जाकर उन्हें नहीं बताते कि उन्हें किस तरीके से डिसीजन लेना है। RBI को बताया नहीं जाता कि उन्हें कितने पैसे पब्लिश करने हैं। ये सब अपने आप से वो ऑर्गेनाइजेशन खुद करती है,
ठीक है, तो उनका एक एक डिसीजन पार्लियामेंट में नहीं लिया जाता, वो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स का लिया जाता है। बट जो पब्लिक कॉर्पोरेशन या स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन हैं, इनकी एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होती है। लास्ट आता है हमारा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में गवर्नमेंट कंपनीज, कि गवर्नमेंट क्या करती है, कई बार अपनी खुद की कंपनीज सेटअप करती हैं। गवर्नमेंट कंपनीज यानी गवर्नमेंट जो है यहाँ पर 51% से भी ज्यादा शेयर्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं। ठीक है, शेयर्स का मतलब वही है ओनरशिप राइट्स जो है, ऐसे कह लो, क्योंकि बहुत सारे कॉमर्स स्टूडेंट्स नहीं है, तो शेयर्स का मतलब ऐसे कह लो कि ओनरशिप राइट्स जो है 51% या उससे ज्यादा शेयर्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट के पास है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के पास है। गवर्नमेंट कंपनीज ऐसी कंपनीज जो गवर्नमेंट ओन्ड है, एक तो प्राइवेट कंपनीज है जैसे रिलायंस लिमिटेड, कुछ गवर्नमेंट कंपनीज भी होती हैं जिसके एग्जाम्पल है SAIL स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, या फिर बेल भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ओके, तो ये जो दो कंपनीज हैं ये गवर्नमेंट कंपनीज हैं। इसके बाद पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज हो गया, प्राइवेट सेक्टर हो गया। नेक्स्ट आता है हमारे पास जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज। अब जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज क्या है? जॉइंट सेक्टर से तो हमें पता लग गया कि ये जो एंटरप्राइज है ये प्राइवेट इंडिविजुअल, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट इन दोनों की पार्टनरशिप में सेटअप किए जाते हैं। प्राइवेट, ठीक है, यहां पर गवर्नमेंट के पास प्राइवेट सेक्टर के कंपैरिजन में शेयर्स थोड़े से ज्यादा होते हैं, तो गवर्नमेंट के पास प्राइवेट सेक्टर से ज्यादा शेयर्स हैं और इसी को ही हम जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं गिरनार स्कूटर्स। तो गिरनार स्कूटर्स ये एक कंपनी है, यहां पर ये जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज है। जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज यानी कि गवर्नमेंट की साइड से कौन है? गुजरात की स्टेट गवर्नमेंट। ओके, तो गुजरात स्टेट गवर्नमेंट इज फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, और प्राइवेट साइड से क्या कौन है? बजाज ऑटो लिमिटेड। तो बजाज ऑटो लिमिटेड इज अ प्राइवेट कंपनी। तो ये प्राइवेट कंपनी और ये पब्लिक सेक्टर ये दोनों साथ आए और उन्होंने एक एंटरप्राइज को सेटअप कर दिया, तो इसको हम क्या बोलते हैं? जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस। अब इसके बाद हमने पब्लिक, प्राइवेट और जॉइंट तो पढ़ लिया। अब हम पब्लिक जो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस हैं, प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस के अलग अलग पार्ट्स को समझेंगे, जो हमने सोल प्रोप्राइटरशिप वगैरह सीखे थे ना। तो प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस जो है ये 2 टाइप्स में होती हैं इनकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले आता है कॉर्पोरेट और दूसरा आता है नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें जो बिजनेस का ओनर है वो उस बिजनेस से, अब उसकी आइडेंटिटी बिजनेस के आइडेंटिटी से सेपरेट होती है। सपोज मैंने एक कंपनी बनाई, कंपनी का मैंने सपोज नाम रख दिया XYZ लिमिटेड। ओके, अब मेरा नाम क्या है? सिमरन। कंपनी का नाम क्या है? XYZ लिमिटेड। हम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट है। अगर मैं कोई डील कर रही हूं साइन, तो मैं कंपनी के नाम से वो डील साइन करूंगी। आई एम नॉट साइनिंग दैट डील फ्रॉम द नेम ऑफ सिमरन। तो मैं वहां पर सिग्नेचर भी अपने नहीं करूंगी, आई विल पुट द स्टैम्प ऑफ द कंपनी। तो कंपनी को इसलिए रजिस्टर कराना पड़ता है कि दिस इज अ पर्टिकुलर कंपनी, ये कंपनी हम फॉर्म कर रहे हैं, मैं जस्ट प्रमोटर हूं उस कंपनी की, क्योंकि मैं उस कंपनी को इनकॉर्पोरेट या सेटअप करवा रही हूं। वो जो कंपनी है वो एक सेपरेट बॉडी है, अब वो एक सेपरेट, उसकी खुद की आइडेंटिटी है। तो जो भी डील साइन होगी वो कंपनी के नाम से साइन होगी, मेरे नाम से साइन नहीं होगी। वो होती है कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसके 2 पार्ट्स हैं। एक है जॉइंट स्टॉक कंपनी, ये हम सीखेंगे, और दूसरी है कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटी का हमने छोटा सा इंट्रोडक्शन देखा था कि बहुत सारे इंडिविजुअल एक कोऑपरेटिव सोसाइटी सेटअप करते हैं, तो उसके अंदर जितने भी मेंबर्स हैं, कोई भी मेंबर कभी भी आ सकता है, कोई भी मेंबर कभी भी जा सकता है, तो जितने भी मेंबर्स हैं उसके अंदर वो अलग है, मतलब वो अपने नाम से कोई भी डील साइन नहीं करेंगे, वो सोसाइटी के नाम से डील को साइन करेंगे। सो दैट इज व्हाट वी कॉल अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो ये दोनों कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पर आइडेंटिटी ऑफ द एंटरप्राइज की जो आइडेंटिटी होती है, इट इज सेपरेट फ्रॉम द ओनर, वो ओनर से बिल्कुल सेपरेट है। फिर इसके बाद अगर कोई कर्जा भी होता है, कोई डेट भी होता है, तो वो कंपनी के नाम पर होगा, ना कि उस पर्सन के नाम पर होगा।
नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऐसी नहीं है। जैसे कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को आप जो है वो आपको रजिस्टर करवानी पड़ती हैं, वो आपको गवर्नमेंट के पास या रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करानी पड़ती हैं कि ये एक पर्टिकुलर कंपनी है, जो भी डील साइन होगी वो इसी के नाम पर होगी। नॉन कॉर्पोरेट को आपको रजिस्टर करवाना भी जरूरी नहीं है। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या है? सोल प्रोपरेटरशिप, कि आपने क्या करा, एक सिंगल पर्सन हो और आपने एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो वो सोल प्रोपरेटरशिप है। ठीक है, या कोई भी पर्टिकुलर स्टेशनरी की ही शॉप खोल ली, यू आर परफॉर्मिंग अ बिजनेस, तो वो सोल प्रोपरेटर है, वो एक सिंगल पर्सन उस बिजनेस को रन कर रहा है। आपको वो किसी के पास रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। बट इसमें क्या होता है, इसमें कोई सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, यहां पर देख रहे हो, इसकी अलग लीगल आइडेंटिटी, इस आइडेंटिटी थी, इसकी अलग लीगल आइडेंटिटी है, मेरी आइडेंटिटी अलग है, कंपनी की आइडेंटिटी अलग है। इसमें ऐसा नहीं है। अगर किसी भी तरीके का डेट आता है तो वो आपके ऊपर आएगा ना, आपकी शॉप के ऊपर डेट आया तो वो कर्जा आपको देना पड़ेगा, चाहे उसके लिए आपको अपना खुद के पर्सनल एसेट्स, चाहे आपको अपना घर बेचना पड़ जाए। इसके बाद नेक्स्ट आता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में ये होता है कि आप अपने किसी फैमिली मेंबर के साथ, अब किसी रिलेटिव के साथ या किसी कजन के साथ आपने क्या सोचा, या किसी फ्रेंड के साथ ही, कि हम दोनों मिलकर पार्टनरशिप में बिजनेस को परफॉर्म करते हैं। लास्ट इसका एग्जाम्पल आता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो इस केस में भी क्या है, एक पर्टिकुलर फैमिली है और वो उस बिजनेस को रन करते जा रहे हैं बहुत टाइम से। तो सेम क्या चीज चल रही है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में, कि वो बिजनेस चल रहा है और इसमें कोई सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है। अगर कोई डेट आएगा या कोई प्रॉब्लम आती है तो वो सीधा ओनर के ऊपर जाएगी। तो ओनर की आइडेंटिटी और एंटरप्राइज की आइडेंटिटी सेपरेट नहीं है। अगर एंटरप्राइज में कुछ भी गड़बड़ होती है तो डायरेक्टली सारी लायबिलिटी, जो भी नुकसान होगा वो आपको ही झेलना पड़ेगा। कंपनी के नाम पर जैसे होता है उस तरीके से नहीं होने वाला है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हमने कौन कौन से फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस पढ़नी है सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो हमारे सिलेबस में जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आता है सोल प्रोपरेटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी। तो हमने सिर्फ 3 और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस पढ़नी है। कंपनी के बारे में पढ़ना है, सोल प्रोपरेटरशिप के बारे में पढ़ना है और पार्टनरशिप के बारे में पढ़ना है। सो ओनली 3 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सोल प्रोपरेटरशिप के बारे में। सोल वर्ड का मतलब क्या होता है? सिंगल। ठीक है, सोल मीन्स सिंगल और प्रोपरेटर का मतलब होता है ओनर। तो यानी कि जब हम इसे लिखेंगे सिंगल ओनरशिप, एक ऐसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसका एक सिंगल ओनर है। ठीक है, तो इट इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज मैनेज्ड कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल ओनर, अ सिंगल इंडिविजुअल। ये सबसे ओल्डेस्ट और सिंपल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो हम क्या लिख सकते हैं कि सोल प्रोपरेटरशिप इज अ बिजनेस यूनिट, सोल प्रोपरेटरशिप इज अ बिजनेस यूनिट whose ownership and management are vested in one person, कि जिसकी ओनरशिप और मैनेजमेंट सारा का सारा काम किसके हाथ में है? एक सिंगल पर्सन के हाथ में है। सो सोल प्रोपरेटरशिप इज अ बिजनेस यूनिट हुज ओनरशिप एंड मैनेजमेंट आर वेस्टेड इन वन पर्सन। अब यही सिंगल पर्सन क्या कर रहा है? दिस इंडिविजुअल या द इंडिविजुअल क्या कर रहा है? यही एक इंडिविजुअल है जो अज्यूम कर रहा है, अज्यूम्स ऑल रिस्क, यही सारा रिस्क झेल रहा है। ठीक है, किस चीज का? कि अगर लॉस हो गया या फेलियर हो गया एंटरप्राइज का तो सारा का सारा रिस्क एक सिंगल इंडिविजुअल ही झेलेगा। एंड ऑब्वियसली अगर वो सारा का सारा रिस्क या फेलियर एक्सपीरियंस कर रहा है तो वही सारा का सारा प्रॉफिट भी एक्सपीरियंस करेगा। एंड ऑल्सो ही रिसीव्स ऑल द प्रॉफिट्स। अगर वो अपने बिजनेस ऑपरेशंस को सक्सेसफुल तरीके से परफॉर्म करेगा तो सारा प्रॉफिट भी वही कमाएगा। तो वो एक सिंगल पर्सन है। अब हम आएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ सोल प्रोपरेटरशिप पर। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोल प्रोपरेटरशिप, सबसे पहला फीचर इसमें आता है इंडिविजुअल ओनरशिप, कि एक सिंगल इंडिविजुअल है वही इस बिजनेस का ओनर है। तो इंडिविजुअल ओनरशिप, उसके पास ही सारा बिजनेस है, वही उस बिजनेस का ओनर है, उसका मालिक है। नेक्स्ट आता है इंडिविजुअल मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, यानी वही उस बिजनेस को मैनेज करेगा, जितने भी ऑपरेशंस है बिजनेस के, ऑल अफेयर्स एंड ऑल द बिजनेस, ऑल द ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस की, व्हाट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, कि क्या होना चाहिए, कब होना चाहिए, कैसे होना चाहिए,
एवरीथिंग इज मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय अ सिंगल इंडिविजुअल। नेक्स्ट आता है इंडिविजुअल फाइनेंसिंग, कि वही एक सिंगल पर्सन है और वही सारा का सारा पैसा लगा रहा है, चाहे वो किसी से लोन लेकर करे, चाहे वो बैंक से लोन ले रहा है, डेट ले रहा है बैंक से, अपने फैमिली फ्रेंड्स किसी और से पर्सनल तरीके से लोन ले रहा है या अपने खुद के पैसे लगा रहा है, तो इंडिविजुअल फाइनेंसिंग होती है। और इसमें नेक्स्ट फीचर आता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या है? पहले तो लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? लाइबिलिटी मीन्स क्या क्या आप नुकसान झेल सकते हो। ओके, तो आपके नुकसान अनलिमिटेड हो सकते हैं इसमें। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि सोल प्रोप्रिएटरशिप क्या है, इट इज अ नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पर आप अपने फर्म को रजिस्टर करवा कर नहीं आ रहे हो कहीं से भी, कि आपने रजिस्टर करवाया और अब जो भी डील्स हैं वो आपके बिजनेस के नाम पर साइन हो रही है। नहीं, जो भी डील्स हैं वो आप अपने नाम पर साइन कर रहे हो, जो भी आप लोन ले रहे हो वो आप अपने नाम पे लोन ले रहे हो। सपोज आपने फाइनेंस करने के लिए लोन लिया बहुत सारा और आप उसे पे ऑफ नहीं कर पाए, सो व्हाट विल हैपन, उस लोन को पे ऑफ करने के लिए आपको अपने पर्सनल एसेट्स यानी आपका घर कार जो भी है वो आपको बेचना पड़ेगा। तो लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, जितना नुकसान झेलोगे वो जो भी नुकसान होगा वो आपको अकेले झेलना पड़ेगा। तो अनलिमिटेड नुकसान आप झेलोगे यहाँ पर। फिर अगर आप लाइबिलिटी अनलिमिटेड झेल रहे हो ऑब्वियसली, तो बेनिफिट भी आप अकेले उठाओगे। तो सोल बेनिफिशियरी, कि आप सारा का सारा बेनिफिट आपने खुद उठाना है, सोल बेनिफिशियरी। फिर है इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर। इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर का मतलब आप बहुत ही इजीली सोल प्रोप्रिएटरशिप स्टार्ट कर सकते हो और बहुत ही इजीली बंद कर सकते हो। आपको कुछ रजिस्टर करवाने की जरूरत नहीं है। जैसे कंपनी वगैरह होती है तो उन्हें सेटअप करने में ही बहुत लंबा प्रोसेस चलता है, उनको इनकॉर्पोरेट करने में, और फिर उसके बाद इवन आपको अगर एक कंपनी क्लोज करनी है तो उसमें भी बहुत सारे फॉर्मेलिटीज चाहिए। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, देयर इज मिनिमम और नो लीगल फॉर्मेलिटीज। फिर इसके बाद आता है नो सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब यही सीखा है हमने कि नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आपने कोई दूसरी आपने कंपनी का एक सेपरेट नाम नहीं दिया जिसके नाम पर डीलिंग साइन होगी। जो भी डीलिंग साइन करनी है वो आपके नाम पर होंगी। आप लोन लोगे तो अपने नाम पर लोगे। सो देयर इज नो सेपरेट लीगल एंटिटी। इसका एक और चीज होती है सेपरेट लीगल एंटिटी से, कि सपोज एक कंपनी है, कंपनी जिसने स्टार्ट करी थी, अब उसने तो उसका काम है सिर्फ कंपनी को स्टार्ट करना। फिर इसके बाद वो कंपनी अब अलग अलग एक ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है। अब जिस जिस पर्सन को उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना है, शेयर्स खरीदने उस कंपनी के, वो ओनर बन जाते हैं। फिर इसके बाद ये कंपनी भी लोन ले रही है, तो उस कंपनी ने लोन लिया तो कंपनी तो चलती जाएगी, चाहे उस ओनर की डेथ हो जाए या जिस जिसने पैसा इन्वेस्ट करा है इसकी अगर डेथ हो गई तो उससे कंपनी को कोई लेना देना नहीं है। कंपनी एक अलग पर्सन है, एक सेपरेट पर्सन, नए पर्सन की तरह काम कर रही है कंपनी, जिसने इतने सारे लोगों से सिर्फ पैसा लिया है। अगर इनकी डेथ हो गई तो उससे कोई मतलब नहीं है। बट यहाँ पर एक सिंगल ओनर है, उसी की ही डेथ हो गई तो वो पूरा बिजनेस ही बंद हो जाएगा, क्योंकि बिजनेस और ओनर एक दूसरे से सेपरेट नहीं है, वो एक ही चीज है। फिर इसके बाद लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन, यानी कि लिमिटेड एरिया ऑफ ऑपरेशन का मतलब आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, आपके पास फाइनेंस लिमिटेड है और आपकी मैनेजरियल एबिलिटीज भी लिमिटेड है। मैनेजरियल एबिलिटीज का मतलब एक सिंगल पर्सन सारी चीजों में तो एक्सपर्ट नहीं हो सकता ना, तो वो कुछ कुछ चीजों में, चाहे आप फाइनेंस संभालने में एक्सपर्ट हो सकते हो पर आपको मार्केटिंग अच्छे से नहीं आती, तो अब एक सिंगल पर्सन है, उसे सारी चीजें खुद ही करनी है। तो यहाँ पर है कि एक्सपेंशन स्कोप इतना बड़ा नहीं होता। अब बैंक से भी एक सिंगल पर्सन ज्यादा अमाउंट में एक सिंगल कैपेसिटी के साथ लोन ले सकता है किसी से भी, बट इससे ज्यादा एक्सेस अमाउंट में लोन नहीं ले सकता वो। फिर इसके बाद हम आएंगे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्रिएटरशिप। यू कैन नोट दिस डाउन। अब मेरिट्स यानी कि फायदे क्या क्या हैं सोल प्रोप्रिएटरशिप के। तो सबसे पहला बेनिफिट होता है क्विक डिसीजन मेकिंग। आप एक सिंगल पर्सन हो, आपको किसी से पूछना नहीं पड़ रहा कोई भी डिसीजन लेते वक्त। आप पार्टनरशिप में भी होते हो तो आपको अपने पार्टनर से कंसल्ट करना पड़ता है कि पहले उस पर्सन से पूछूंगा तभी मैं कुछ डिसीजन ले सकता हूँ, क्योंकि इंडिपेंडेंट नहीं हो आपकी, कुछ भी डिसीजन आप अपने हिसाब से ले लो। यहाँ पर क्विक डिसीजन मेकिंग है, एक ही सिंगल पर्सन है, अपने हिसाब से वो जब मन चाहे वो उस तरीके से डिसीजन लेगा। नेक्स्ट आता है कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रहती है। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है सीक्रेसी ऑफ बिजनेस मेंटेन रहती है। क्यों? जो कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, मैंने बताई कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो सारे डॉक्यूमेंट्स उन्हें गवर्नमेंट को दिखाने पड़ते हैं, रजिस्ट्रार को दिखाने पड़ते हैं, पब्लिक को शो करना पड़ता है सारा डेटा, सारा रिकॉर्ड। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इवन आपका कोई पार्टनर भी नहीं है जिसको आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन बतानी पड़े, तो आपका बिजनेस बिल्कुल सीक्रेट रहता है। आपकी जो भी
इनर मैटर्स होते हैं या जो भी आपकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है, सपोज आपका एक सिंगल पर्सन और आप एक रेस्टोरेंट रन कर रहे हो, तो आपकी जो सीक्रेट डिश है वो भी किसी को पता नहीं चलेगी, तो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रहती है। फिर है ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर, ये मैं से बता चुकी हूँ कि इसको फॉर्म करना और क्लोज करना ईजी है, तो ये भी इसका एक मेरिट हो गया। नेक्स्ट इसका बेनिफिट या मेरिट क्या होता है, डायरेक्ट इंसेंटिव। डायरेक्ट इंसेंटिव से मतलब कि जो भी पैसा डायरेक्टली आपके पास आ रहा है ना, कुछ भी ऐसा नहीं है कि पहले कंपनी के पास जाएगा फिर आपको शेयर्स मिलेंगे या दूसरे पार्टनर में भी डिवाइड करना है, नहीं, डायरेक्टली सारा पैसा आपके पास आ रहा है। फिर नेक्स्ट आता है सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट। सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट का मतलब क्या है, आपके पास एक मोटिवेशन रहती है कि जो भी काम मैं करूंगा, मैं जितना ज्यादा काम करूंगा या करूंगी, मुझे सारा का सारा पैसा सिर्फ मुझे ही मिलेगा। पार्टनरशिप में क्या होता है, हमारे अंदर वो कन्फ्लिक्ट वाली चीज रहती है कि मैं ज्यादा काम क्यों करूं, बेनिफिट तो उसको भी हो रहा है, उसको भी उतना ही काम करना चाहिए, बट यहाँ पर नहीं, आपको पता है कि जितना मैं काम करूंगी या जितना मैं काम करूंगा, सारा का सारा पैसा सिर्फ मेरे पास ही आने वाला है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी इन ऑपरेशंस। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि कोई भी काम आपने, जो भी आप ऑपरेशंस कर रहे हो, जो भी आप काम कर रहे हो, आप बहुत फ्लेक्सिबल तरीके से कर रहे हो, आपको किसी से पूछना नहीं पड़ रहा, किसी की एडवाइस नहीं लेनी पड़ रही। सो दीज आर द मेरिट्स ऑफ सोल प्रोपरेटरशिप। ये सोल प्रोपरेटरशिप के मेरिट्स हैं, ठीक है। इसके बाद हम आएंगे डीमेरिट्स पर। व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ सोल प्रोपरेटरशिप। डीमेरिट्स मतलब नुकसान क्या क्या है। तो सबसे पहला तो लिमिटेड रिसोर्सेस। लिमिटेड रिसोर्सेस का मतलब कि रिसोर्सेस क्या है, बिजनेस को चलाने के लिए जो आपको सामान चाहिए, चाहे वो फाइनेंस की फॉर्म में हो या मैनेजमेंट की फॉर्म में हो, ठीक है, तो आपके पास रिसोर्सेज बहुत कम है, सामान बहुत कम है, ठीक है। एक सिंगल पर्सन एक लिमिट तक ही पैसा अरेंज कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। नेक्स्ट इसके बाद आता है लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस। लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस का मतलब एक सिंगल पर्सन अगर एक बिजनेस को चला रहा है, ठीक है, अब वो बिजनेस और वो पर्सन, वो दोनों बिल्कुल सेपरेट चीजें नहीं है, वो एक ही यूनिट है। ये कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इट इज अ नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो ओनर की डेथ के साथ साथ बिजनेस भी बंद हो जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ये हम सीख चुके हैं। अनलिमिटेड लाइबिलिटी मीन्स कि जो भी अगर कर्जा होगा बिजनेस पर, तो सारा का सारा जो भी नुकसान है वो एक सिंगल पर्सन को ही झेलना पड़ रहा है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है लिमिटेड मैनेजीरियल एबिलिटी, कि एक पर्सन हर चीज में तो एक्सपर्ट नहीं हो सकता। तो मतलब चाहे वो प्रोडक्शन में एक्सपर्ट हो, बट ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं कि वो फाइनेंस में भी अच्छा हो, या फाइनेंस में अच्छा है तो मार्केटिंग में अच्छा नहीं होगा। तो मैनेजीरियल एबिलिटी लिमिटेड है, क्योंकि एक सिंगल पर्सन है तो वो हर चीज में एक्सपर्ट नहीं होता, तो कहीं ना कहीं वो लैक कर जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है लिमिटेड स्कोप ऑफ एक्सपेंशन, की बिजनेस को एक्सपैंड करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है एक सिंगल पर्सन के लिए, क्योंकि उसके पास रिसोर्सेस कम है, उसकी लाइबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो लिमिटेड स्कोप ऑफ एक्सपेंशन, दीज आर द फॉलोइंग डीमेरिट्स ऑफ सोल प्रोपरेटरशिप। फिर इसके बाद सूटेबिलिटी ऑफ सोल प्रोपरेटरशिप। सबसे पहले तो W.R. बैसेट की एक लाइन बताएंगे हम, द वन मैन कंट्रोल इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड इफ दैट मैन इज बिग एनफ टू मैनेज एवरीथिंग। कि अगर एक सिंगल पर्सन इतना कैपेबल है कि वो सब कुछ मैनेज कर सकता है, तो ये सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। अब कौन से पर्सन को सोल प्रोपरेटरशिप पर आना चाहिए, ऐसा नहीं है कि कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मैं अब सारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन समझाऊंगी, मैं सोल प्रोपरेटरशिप भी बताऊंगी, मैं पार्टनरशिप के बारे में भी समझाऊंगी, मैं कंपनी के बारे में भी समझाऊंगी। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन तो अलग अलग टाइप्स की होती है, तो इसमें से कौन सी बेस्ट है, तो हम ये कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते कि कौन सी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट है, क्योंकि सबके ही बेनिफिट्स होते हैं और सबके ही जो है लॉस, मतलब डिसएडवांटेजेस और मेरिट्स दोनों के ही हैं। तो इस वजह से हम यहाँ पर देखेंगे कि हमें कौन सी सूटेबल है। तो हम सबसे पहले क्या देख रहे हैं कि सोल प्रोपरेटरशिप कौन से लोगों के लिए सबसे ज्यादा सूटेबल है, जहां पर कैपिटल जिसके पास बहुत कम है। तो कैपिटल, या फिर कोई वो ऐसा बिजनेस स्टार्ट कर रहा है जिसमें कैपिटल, ज्यादा पैसा चाहिए ही नहीं, तो कैपिटल रिक्वायरमेंट इज लिमिटेड। ऐसा बिजनेस जिसमें कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत कम है, लिमिटेड है, तो वहां पर। नेक्स्ट आता है सीक्रेसी, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये इन्फॉर्मेशन बिजनेस की किसी एक सिंगल पर्सन को भी नहीं बता सकते, तो सीक्रेसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां पर सोल प्रोपरेटरशिप को फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट है मार्केट इज लोकल, कि आपको अपने प्रोडक्ट को इतना नहीं बढ़ाना, क्योंकि आपका प्रोडक्ट की मार्केट वर्ल्ड में नहीं जा सकती, आपका जो प्रोडक्ट है वो आपकी ही लोकेलिटी में बिक सकता है सिर्फ।
तो आपने क्या सोचा कि मैं सिंगल पर्सन ही इस प्रोडक्ट को बेच देता हूँ, मैं क्यों किसी को इन्फॉर्मेशन दूं अपनी। एक सिंगल पर्सन ही बिजनेस सेटअप करता है जब उसे पता है कि बिजनेस जो है उसकी मार्केट, ये जो सामान मैं बना रहा हूँ इसकी मार्केट लोकल है। फिर इसके बाद कई बार ऐसे गुड्स होते हैं जो काफी ज्यादा आर्टिस्टिक, या फिर ऐसे गुड्स हैं जैसे जहां पर कस्टमाइज्ड अप्रोच होती है कि कस्टमर कहता है कि मेरे को सिर्फ अपने तरीके से वो प्रोडक्ट चाहिए, तो वहां पर एक सिंगल कस्टमर की डिमांड को एक एक करके पूरा किया जाता है, तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप वहां पर सबसे ज्यादा बेस्ट है। या फिर अगर एक ऐसा बिजनेस है जहां पर क्विक डिसीजन बहुत नेसेसरी है, आपको लग रहा है कि क्विक डिसीजन लेना बहुत जरूरी है यहाँ पर, तो उसके लिए पार्टनरशिप भी नहीं होनी चाहिए। तो दीज आर द थिंग्स जहां पर हम कह सकते हैं कि एक बिजनेस जो है ये इन एरियाज में सबसे सूटेबल होती है सोल प्रोप्राइटरशिप। सो सोल प्रोप्राइटरशिप इज मोस्ट सूटेबल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन द फॉलोइंग एरियाज, की इन जगहों पे बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। अब इसमें लीगल फॉर्मेलिटीज बहुत ही ज्यादा कम होती हैं, ज्यादा नहीं होती। तो अगर हम इसका एग्जाम्पल भी लें कि मान लो कि कोई लीगल फॉर्मेलिटी है, तो उसमें आपको सिंपल क्या करना होता है, आपका ऊपर बिजनेस का नाम लिखा जाता है अगर आपको बिजनेस का नाम देना है, वरना आप अपने नाम से भी बिजनेस चला सकते हो। फिर आपको जो है जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है अपने बिजनेस का। पहले वैट रजिस्ट्रेशन होता था, सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन होता था, बहुत सारे रजिस्ट्रेशन होते थे, बट आपको सिर्फ अब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रजिस्ट्रेशन जो है करवाना होता है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बाद आप अपने बिजनेस को बहुत ही इजीली रन कर सकते हो। जीएसटी रजिस्ट्रेशन का मतलब आपको टैक्सेस की पेमेंट ऑन टाइम करनी है, गवर्नमेंट को आपसे बस इतना मतलब है कि आप पेमेंट ऑफ टैक्सेस कर रहे हो ऑन टाइम, गवर्नमेंट को इससे ज्यादा आपसे कोई मतलब है ही नहीं। फिर इसके बाद सोल प्रोप्राइटरशिप के बाद जो नेक्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमने समझनी है वो है पार्टनरशिप। ओके, पार्टनरशिप क्या है? टू हेड्स बीइंग बेटर देन वन। हम इस स्टेटमेंट के साथ इस पार्टनरशिप टर्म को स्टार्ट करेंगे। टू हेड्स बीइंग बेटर देन वन, कि दो जने जब एक काम कर रहे हैं या दो से ज्यादा जने जब मिलकर एक काम कर रहे हैं तो वो एक इंसान से ज्यादा बेटर होता है। ठीक है, पार्टनरशिप की डेफिनेशन अगर हम सीखें, मैं डेफिनेशन वो वाली बताऊंगी जो हम अकाउंट्स में पढ़ते हैं, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, तो इस एक्ट के हिसाब से पार्टनरशिप की डेफिनेशन है, पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any one of them एक्टिंग फॉर ऑल। तो इस डेफिनेशन का क्या मतलब है कि पार्टनरशिप एक तरीके का रिलेशनशिप है। पार्टनर मतलब दो या दो से ज्यादा लोग एक साथ आते हैं, तो किन के बीच का रिलेशनशिप है? उन पर्सन्स के बीच का रिलेशनशिप है जिन्होंने अग्री किया है कि हम क्या करेंगे, प्रॉफिट्स शेयर किया करेंगे अपने बिजनेस का, और लॉस भी शेयर किया करेंगे अपने बिजनेस का। सो इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पीपल जिन्होंने अग्री किया है कि हम प्रॉफिट शेयर करेंगे किसका, एक बिजनेस का, और वो बिजनेस इट कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। कई बार क्या होता है कि सारे के सारे पार्टनर्स मिलकर काम कर रहे हैं। कुछ पार्टनरशिप्स में ऐसा होता है कि एक या दो पार्टनर काम कर रहे हैं और बाकी सारे पार्टनर सिर्फ पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो वो अलग अलग तरीके की पार्टनरशिप्स होती हैं जिनके डिटेल में हमें नहीं जाना। हमने बस इतना देखना है कि बिजनेस चाहे एक पर्सन कैरी करे या सारे के सारे पार्टनर्स कैरी करें या फिर उनमें से कोई एक पर्सन कैरी करे उन सबके नाम पर, तो वो पार्टनरशिप है। तो इट इज अ काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप जिसमें वो पर्सन्स, लोगों ने अग्री किया है कि हम प्रॉफिट शेयर करेंगे बिजनेस के। वो बिजनेस चाहे उस एक पर्सन ने कैरी ऑन किया हो या उनमें से कोई या तो वो सारे पार्टनर्स उस बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हैं या उनमें से कोई एक पर्सन उस बिजनेस को चला रहा है। सो दैट इज व्हाट वी कॉल पार्टनरशिप। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप पर आएंगे। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप के फीचर्स पढ़े थे, अब हम पार्टनरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला आता है इसमें टू और मोर पर्सन्स, कि दो या दो से ज्यादा पर्सन्स होते हैं, टू और मोर पर्सन्स। ठीक है, तो एक नहीं, दो या दो से ज्यादा। अगर एक होगा तो वो क्या बन जाएगी, सोल प्रोप्राइटरशिप हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर
होता क्या है कि मिनिमम टू पार्टनर्स होते हैं वैसे तो। फिर इसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स जो है वो 20 हो सकते हैं एक प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज में, ठीक है। और यहाँ पर माइनर का मतलब क्या होता है, जो 18 साल से छोटा, 18 ईयर्स से छोटा पर्सन है उसे माइनर बोला जाता है। तो एक बिजनेस में माइनर भी पार्टनर बन सकता है, पर यहाँ पर है कि वो सिर्फ बेनिफिट्स उठाएगा बिजनेस के, ठीक है। सपोज जो भी प्रॉफिट होगा उसे प्रॉफिट तो मिला करेगा माइनर को, पर अगर बिजनेस में लॉस हो जाता है तो माइनर को कोई लॉस नहीं झेलना, वो लॉस उससे रन ऑफ हो गया, ठीक है। तो माइनर को सिर्फ प्रॉफिट झेलने हैं, वो एडमिट किया जाता है बिजनेस में। अगर उसे पार्टनर बनना है, किसी भी 18 ईयर से छोटे बच्चे को पार्टनर बनना है, तो वो सारा प्रॉफिट कमाएगा जो भी उसके हिस्से में आ रहा है, वो लॉस नहीं झेल सकता, ठीक है। तो यानी कि सबसे पहला फीचर क्या है पार्टनरशिप का कि 2 और मोर पर्सन चाहिए। फिर इसके बाद जब भी ये लोग पार्टनर मतलब 2 और मोर पर्सन चाहिए, सेकेंड फीचर हमारे पास आता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब ऑब्वियसली अगर बिजनेस में कोई नुकसान हुआ तो बिजनेस तो उन 2 या 2 से ज्यादा जितने भी जने हैं उन लोगों के नाम पर ही तो बिजनेस चल रहा है। कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, जैसे कंपनी में होती है कि आपने एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन बना दी, अब जो भी कर्जा होगा वो उस कंपनी के नाम पर आएगा, आपके नाम पर नहीं आएगा। बट यहाँ पर जो भी नुकसान है वो आप दोनों पार्टनर्स को, या 2 से ज्यादा पार्टनर्स भी हैं तो उन्हें मिलकर झेलना है, चाहे अब उनके पर्सनल एसेट्स भी क्यों ना रिस्क पर आ जाए। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी। नेक्स्ट इसका फीचर है इम्प्लाइड अथॉरिटी। इम्प्लाइड अथॉरिटी का मतलब कि सपोज कोई मीटिंग है, कोई डील साइन करने जाना है और आपके पास 3 पार्टनर्स हैं, तो आपने क्या कहा, इन दोनों ने कहा है कि जो है ये वाला पार्टनर सबसे इंटेलिजेंट है तो इसको भेज देते हैं उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए। अभी जो भी डील साइन करके आएगा वो इन तीनों के नाम पर ही तो साइन करके आएगा, वो ये तो नहीं कहेगा कि मेरे उन दोनों पार्टनर्स ने हाँ नहीं बोली अभी। तो इम्प्लाइड अथॉरिटी। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास अटमोस्ट गुड फेथ, यानी कि इसका सबसे मेन फीचर आता है कि सारे पार्टनर्स के बीच में एक फेथ, एक ट्रस्ट होना चाहिए एक दूसरे के ऊपर। नेक्स्ट है कंटिन्यूटी। पार्टनरशिप फर्म उसी टाइम डिसॉल्व हो जाती है अगर तीनों में से एक भी पार्टनर की डेथ हो गई सपोज, या उस पार्टनर ने रिजाइन दे दिया, तो उससे क्या होगा, वो जो डील बनी हुई थी ना पार्टनरशिप की कि हम ये पार्टनर है, हम 3:1:2 इस रेशो में प्रॉफिट शेयर करते हैं और ये हमारे बिजनेस की कैपिटल है। अब इस पर्सन की डेथ हो गई ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, या फिर इस पर्सन ने सपोज कहा मैं रिजाइन दे रहा हूं तो मेरे हिस्से का जो प्रॉफिट है वो मुझे दे दो और उसके बाद अब तुम बिजनेस स्टार्ट करो। फिर अभी एक नई अग्रीमेंट बनाएंगे कि अब हम दोनों, ये तो चला गया, अब हम दोनों किस रेशो में प्रॉफिट को शेयर करें। तो वो जो पार्टनरशिप थी वो तो खत्म हो गई ना एक भी पर्सन के जाने से, तो ये पार्टनरशिप फर्म कंटिन्यू नहीं हो पाती। कई बार ये दोनों क्या सोच सकते हैं कि ये पार्टनर जा रहे हैं, हम दोनों भी बिजनेस बंद कर देते हैं। तो पार्टनरशिप फर्म में कंटिन्यूटी की प्रॉब्लम है, लैक ऑफ कंटिन्यूटी। इसके बाद इसका नेक्स्ट फीचर आता है प्रॉफिट शेयरिंग। तो प्रॉफिट को हमेशा एक रेशो में शेयर किया जाता है, या तो 50-50 भी हो सकता है, 20-30 का रेशो भी हो सकता है, तो वो पार्टनर्स ऑलरेडी डिसाइड करते हैं। तो ये सब चीजें डिसाइड करने के लिए कि कितने पार्टनर्स हैं, किसकी कितनी लाइबिलिटी है, फिर इसके बाद बिजनेस अगर कोई भी एक पार्टनर चला जाता है तो बिजनेस को बंद करना है या दोनों पार्टनर्स कंटिन्यू कर सकते हैं नहीं कर सकते, प्रॉफिट किस रेशो में शेयर करना है, तो उसके लिए एक अग्रीमेंट बनाई जाती है। तो पार्टनरशिप फर्म के लिए एक अग्रीमेंट बनती है, ये ओरल भी हो सकती है, रिटन भी हो सकती है। जो रिटन अग्रीमेंट होती है इसका नाम होता है पार्टनरशिप डीड। तो जब भी कोई पर्सन पार्टनरशिप में आते हैं जितने भी लोग, तो वो क्या बनाते हैं, पार्टनरशिप डीड फॉर्म करते हैं। और पार्टनरशिप डीड एक रिटन अग्रीमेंट है जिसमें सब कुछ मेंशन किया जाता है कि कैसे एक बिजनेस को रन करना है। तो नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक है 2 और मोर पर्सन, अनलिमिटेड लाइबिलिटी दोनों की ही, इम्प्लाइड अथॉरिटी, अटमोस्ट गुड फेथ, कंटिन्यूटी, प्रॉफिट शेयरिंग एंड अग्रीमेंट। फिर इसके बाद मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप पर आएंगे। सबसे पहले है मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप। तो सबसे पहला मेरिट है पार्टनरशिप का वही ईज ऑफ फॉर्मेशन। 2 लोग आ गए, उन्होंने पार्टनरशिप डीड बना दी और उसके बाद वो ओरली डीड भी बना सकते हैं। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि आप इसे रजिस्टर करवाओ, बट मोस्टली लोग रजिस्टर करवा देते हैं पार्टनरशिप फर्म को, और ऐसा एडवाइस किया जाता है कि आपको करवानी चाहिए पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर, कि कल को कोई भी पार्टनर्स के बीच में कंफ्लिक्ट ना आए। फिर इसके बाद नेक्स्ट इसका फीचर है बैलेंस डिसीजन मेकिंग, कि एक पर्सन हमेशा सही डिसीजन नहीं ले सकता। क्विक डिसीजन मेकिंग होती है सोल प्रोप्राइटरशिप में, यहाँ पर डिसीजन जो लिए जाते हैं ये बैलेंस हो जाते हैं, दोनों के दोनों मिलकर डिसीजन ले रहे हैं। तो अगर एक पर्सन कहीं पर गलती कर रहा है तो दूसरा पर्सन उसको संभाल लेता है।
नेक्स्ट है एक्सेस टू मोर फंड्स। अब जितने ज़्यादा लोग वो उतना ज़्यादा पैसा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो फंड्स ज़्यादा आ गए। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है शेयरिंग ऑफ रिस्क। सोल प्रोप्राइटरशिप में एक सिंगल पर्सन था बेचारा, सारा रिस्क वही झेल रहा था। यहाँ पर क्या है, रिस्क को भी बांट दिया जाता है, तो बर्डन डिस्ट्रीब्यूट हो गया, रिस्क शेयर हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पर भी सीक्रेसी उस लेवल की मेंटेन नहीं रहती जैसे आपकी सोल प्रोप्राइटरशिप में होती है, बट स्टिल यहाँ पर भी सीक्रेसी ऑफ बिजनेस मेंटेन्ड है, क्योंकि ये नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है और इसकी डिटेल्स पब्लिक को शो नहीं की जाती। नेक्स्ट है डीमेरिट्स क्या होते हैं, व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। तो सबसे पहला डीमेरिट है अनलिमिटेड लाइबिलिटी, कि लाइबिलिटी वही अनलिमिटेड है। ये हम सीख चुके हैं फीचर्स में ही कि जो भी नुकसान होगा दोनों पार्टनर्स को झेलना पड़ेगा, चाहे उनके पर्सनल एसेट ही रिस्क पर क्यों ना हो, क्योंकि ये एक नॉन कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। रिसोर्सेज अभी भी लिमिटेड है, क्यों, कंपनी में ना हम क्या कर सकते हैं, पब्लिक से भी पैसा मांग सकते हैं पब्लिक कंपनी में, और प्राइवेट कंपनीज में हम शेयर्स इशू कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, हम जितना मर्जी लोन ले सकते हैं। गवर्नमेंट जो बैंक्स होते हैं वो कंपनी को लोन देना प्रेफर करते हैं पार्टनरशिप के कंपैरिजन में। तो रिसोर्सेज फिर भी लिमिटेड है, सोल प्रोप्राइटरशिप से ज्यादा है बट कंपनी से लिमिटेड है। फिर ऑब्वियसली अब जहां पर दो या दो से ज्यादा लोग आ गए वहां पर कन्फ्लिक्ट्स के चांसेस तो रहते ही हैं, तो पॉसिबिलिटी ऑफ कन्फ्लिक्ट्स कि किसी ने चीटिंग फ्रॉड या कुछ कर दिया। फिर लैक ऑफ कंटिन्यूटी, कि बिजनेस को कंटिन्यू रखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर एक भी पार्टनर जो है चला गया, उसकी डेथ हो गया, किसी भी रीजन से उसने वो हट गया, तो नई पार्टनरशिप डीड बनती है, नई अग्रीमेंट बनती है कि अब ये दोनों किस रेशो में बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करेंगे, या फिर ये दोनों भी डिसाइड कर सकते हैं कि इंटेलिजेंट तो सबसे ज्यादा यही था, अब इसी की डेथ होगी तो हम भी बिजनेस बंद ही कर देते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। अब ये पब्लिक कॉन्फिडेंस का क्या मतलब है, पब्लिक ना कंपनी पर ज्यादा विश्वास रखती है, क्योंकि पब्लिक को पता है कि कंपनी के सारे रिकॉर्ड्स पब्लिक को दिखाए जाते हैं और पार्टनरशिप के सारे रिकॉर्ड्स पब्लिक को नहीं दिखाए जाते, तो पब्लिक को डर लगता है कि हमें इनके प्रोडक्ट्स को खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। फिर इसके बाद पार्टनरशिप फर्म किसके लिए सूटेबल है, पार्टनरशिप फर्म सूटेबिलिटी क्या है पार्टनरशिप फर्म की, जहां पर सोल प्रोप्राइटरशिप के कंपैरिजन में कैपिटल और मैनेजरियल रिक्वायरमेंट्स यानी मैनेजमेंट, बिजनेस को संभालने के स्किल्स जो हैं, ठीक है, उन्हें मैनेजरियल रिक्वायरमेंट कहते हैं। तो जहां पर कैपिटल और मैनेजरियल रिक्वायरमेंट सोल प्रोप्राइटरशिप से ज्यादा चाहिए, या फिर आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लार्ज स्केल पर नहीं स्मॉल या मीडियम स्केल पर ही है, और आपको कस्टमर्स के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनीज डायरेक्टली बात नहीं करती कस्टमर्स से, बट इफ यू वांट डायरेक्ट कांटेक्ट विद द कस्टमर्स, आपको कस्टमर से डायरेक्ट बात करनी है, आपका टेलर का ही बिजनेस ही क्यों ना हो, तो वहां पर आपको कस्टमर से डायरेक्ट बात करनी है ना। तो जब भी इस तरीके के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ये रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जब कि आपका बिजनेस आपको स्मॉल ही चाहिए, कैपिटल सोल प्रोप्राइटरशिप से थोड़ी ज्यादा चाहिए और कस्टमर्स के साथ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आना है, तो लोग पार्टनरशिप फर्म प्रेफर करते हैं। अब पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, बट स्टिल इट इज एडवाइज्ड कि आप पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करो। क्यों, कई बार थर्ड पार्टी ने अगर आपकी पार्टनरशिप फर्म आपके बिजनेस के ऊपर कुछ भी एलिगेशन लगा दी, तो अगर आपका बिजनेस रजिस्टर्ड होगा तो आप मतलब कोई भी एलिगेशन लग नहीं पाएंगे आपके बिजनेस पर। नेक्स्ट है कन्फ्लिक्ट हो गए, आप पार्टनर्स के बीच में ही किसी तरीके का कन्फ्लिक्ट हो गया, तो उस कन्फ्लिक्ट से बचने के लिए आप पार्टनरशिप अग्रीमेंट अगर रिटर्न अग्रीमेंट बनाओगे और रजिस्टर कराओगे, तो डायरेक्टली आप रजिस्ट्रार के पास जाओगे, आप कहोगे कि ये लड़ाई हो रही है, रजिस्ट्रार आपके अग्रीमेंट खोलेगा और कहेगा कि सपोज ए पर्सन ट्रू है, मिस्टर बी गलत है, तो वो मिस्टर बी को बोलेगा कि सर आप गलत हो, मिस्टर ए की बात मानते हैं। फिर इसके बाद एक रजिस्ट्रेशन फर्म को रजिस्टर कराने का एक पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर कराने का प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले तो आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ता है, तो एप्लीकेशन फिल करते हैं हम रजिस्ट्रेशन के लिए। उस एप्लीकेशन में सबसे पहले क्या आता है, नेम ऑफ द फर्म, उस फर्म का नाम लिखा जाता है, नेम ऑफ द प्लेस, कहां पर आप उस बिजनेस को कर रहे हो, जो भी एड्रेस है, बेसिकली घर का एड्रेस लिखते हैं ना, तो नेम ऑफ फर्म, नेम ऑफ प्लेस। इसके बाद और भी अगर कहीं पर बिजनेस कैरी ऑन हो रहा है तो उन जगहों का नाम लिखो। फिर डेट, कौन सी डेट में कौन से पार्टनर ने ज्वाइन करा, फुल नेम एंड परमानेंट एड्रेस ऑफ ऑल द पार्टनर्स, सारे पार्टनर्स का परमानेंट एड्रेस, इवन उनका आधार कार्ड वगैरह भी अटैच किया जाता है कि उसकी प्रॉपर, कोई पार्टनर किसी का पैसा लेकर ना भाग जाए तो उसकी सारी डिटेल्स उसमें होती हैं। ड्यूरेशन ऑफ द फर्म, कि आपकी जो पार्टनरशिप फर्म है वो आपने
कितने टाइम के लिए बनाइए। आप हमेशा उस बिजनेस को कंटिन्यू रखना चाहते हो तो आपने फॉर एवर बनाइए कि जब तक कंटिन्यू हो रहा है तब तक कंटिन्यू करते हैं, या फिर आपने इस फर्म को 2 महीने के लिए बनाया है या 1 साल के लिए बनाया है। कि कई बार होता है कि जैसे सपोज कंस्ट्रक्शन का काम है तो आप 2 कंपनीज को एक साथ बोला है कि आप दोनों को मिलकर इस काम को पूरा करना है, तो वो 1 साल के लिए, कि 1 साल में कंस्ट्रक्शन होगा, 1 साल के लिए हम एक पार्टनरशिप बना रहे हैं, तो वो अलग पार्टनरशिप होती है। फिर इसके बाद एप्लीकेशन के बाद हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन के बाद फॉर्मेलिटीज, और भी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं, जैसे कि एक तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म अपना साथ में सबमिट करना है। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ एक ड्यूली फाइल्ड स्पेसिमेन की मतलब जितनी भी एप्लीकेशंस है, जो भी आपकी अग्रीमेंट बनी है, वो सब सारे के सारे पार्टनर्स ने साइन की हो, तो साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स, साइंड बाय ऑल पार्टनर्स, सब पार्टनर्स के थ्रू साइन की गई एक स्पेसिमेन रिपोर्ट होनी चाहिए। फिर सर्टिफाइड कॉपी ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड की कॉपी उसके साथ आप अटैच करोगे। फिर प्रूफ अटैच करोगे कि हाँ हमने ये पैसे इन्वेस्ट करे हैं, सब कुछ प्रूफ के साथ आप इसमें सारे एप्लीकेशन है, जो भी फॉर्मेलिटीज हैं वो आप अटैच कर देते हो। फिर इसके बाद रजिस्ट्रेशन का एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, तो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज इशूड, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू करा जाता है। तो ये लास्ट स्टेप है। तो ये तीनों स्टेप्स के बाद आपका एक पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आती है कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आपका कॉर्पोरेटिव सोसाइटी कट चुका है और सिर्फ कंपनी वाला पार्ट ही आ रहा है। ठीक है, तो जॉइंट स्टॉक कंपनी को अब हम डिटेल में समझते हैं। स्टॉक कंपनी एक पर्सन तभी सेटअप करता है जब कैपिटल और मैनेजरियल रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा चाहिए। ठीक है, ये कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि यहाँ पर लाइबिलिटी अनलिमिटेड नहीं है, आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड ही है। ठीक है, लाइबिलिटी लिमिटेड मतलब आपने कंपनी स्टार्ट करी, अब कंपनी स्टार्ट करने का तो डिफरेंट प्रोसेस है, जो कि एक डिफिकल्ट टास्क आपने परफॉर्म कर दिया, दैट इज अ टोटल डिफरेंट थिंग। ठीक है, उसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। बट जॉइंट स्टॉक कंपनी में होता क्या है कि लाइबिलिटी लिमिट, सपोज एक कंपनी है, आपका बिजनेस डूब गया, पार्टनरशिप फर्म आपने सेटअप करी और वो पार्टनरशिप फर्म डूब गई किसी रीजन की वजह से, तो आपका टोटल जितना भी अमाउंट आपने इन्वेस्ट किया था वो सारा का सारा पैसा डूब जाएगा। कंपनी में क्या होता है, शेयर्स इशू किए जाते हैं। शेयर्स कैसे इशू करते हैं वो सीखेंगे हम। सपोज एक कंपनी है, उस कंपनी को 10 लाख रुपीस चाहिए। ठीक है, एक कंपनी को 10 लाख रुपीस चाहिए, 10 लाख रुपीस की रिक्वायरमेंट है उस कंपनी को, तो उस कंपनी ने क्या करा, शेयर्स इशू करे। शेयर्स कैसे इशू करे, कंपनी ने कहा कि हम 1 लाख शेयर्स को इशू कर रहे हैं। ठीक है, 1 लाख शेयर्स इशू कर रहे हैं और 1 शेयर की वैल्यू 10 रुपीज है। ठीक है, तो 1 लाख शेयर्स हैं, एक शेयर की वैल्यू 10 रुपीज है, तो ऐसे करके 1 लाख शेयर्स अगर लोग खरीद लेंगे तो कितने पैसे आ गए आपके पास, 10 लाख रुपीज आ गए कंपनी के पास। अब एक पर्सन ए है, उस पर्सन ने सपोज 100 शेयर्स खरीदे, एक शेयर 100 रुपए का था, यानी कि उसने कितना पैसा इन्वेस्ट करा है बिजनेस में, 1000 रुपए। एक पर्सन था, उसने 1000 शेयर्स खरीद लिए और एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए थी, तो यानी उसने कितना पैसा इन्वेस्ट करा, 10,000 रुपए इन्वेस्ट करा। अब अगर कंपनी डूब जाती है किसी रीजन की वजह से, तो क्या होगा, जिस पर्सन ने जितना पैसा इन्वेस्ट किया था सिर्फ उसका उतना पैसा ही डूबेगा, जितने शेयर्स खरीदे थे उतना पैसा ही उसका जो है खराब चला जाएगा। तो यहाँ पर लाइबिलिटी क्या है, लिमिटेड, यानी जितना पैसा आपने इन्वेस्ट करा है उसके हिसाब से ही आपकी लाइबिलिटी है। तो लिमिटेड लाइबिलिटी होती है एक कंपनी में, क्योंकि कंपनी में पैसा कहाँ से अरेंज किया जाता है, या तो शेयर से, कंपनी लोन भी ले लेती है, बट मोस्टली क्या होता है, शेयर्स इशू किए जाते हैं। तो लाइबिलिटी क्या है, लिमिटेड है। ओके, तो अब हम कंपनी की एक डेफिनेशन समझेंगे। जॉइंट स्टॉक कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी मीन्स एक वॉलेंटरी एसोसिएशन है ऑफ पर्सन्स, यानी वॉलेंटरी मतलब कि लोग अपने मर्जी से आते हैं कि मुझे इस कंपनी का पार्ट बनना है। तो एक वॉलेंटरी एसोसिएशन है, ऑर्गेनाइजेशन है पर्सन्स की, जिनका कॉमन ऑब्जेक्टिव है। कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट कमाना। और इसकी कैपिटल यानी जो टोटल पैसा चाहिए बिजनेस को रन करने के लिए और स्टार्ट करने के लिए, वो कैपिटल हम इक्वल यूनिट्स मतलब इक्वल वैल्यू की यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं, जिनको शेयर बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करा, हमने इक्वल वैल्यू की, हमने 1 लाख यूनिट्स में डिवाइड कर दिया, उन यूनिट्स का नाम हमने क्या दे दिया, शेयर, और हर एक शेयर की इक्वल वैल्यू है।
तो हमने क्या करा, कैपिटल को डिवाइड कर दिया यूनिट्स में, और हर एक यूनिट की एक इक्वल वैल्यू होगी जिसको हम क्या कहेंगे, शेयर कहेंगे। उस यूनिट को क्या कहेंगे, जिसकी इक्वल वैल्यू है, शेयर। और लाइबिलिटी क्या होगी, लिमिटेड होगी, और ये आप लॉ के थ्रू यानी आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा तभी एक कंपनी फॉर्म होगी, वरना कंपनी फॉर्म नहीं हो सकती। ठीक है, अब हम आएंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी पर। तो फीचर्स ऑफ अ कंपनी, यानी सबसे पहला क्या है, वॉलेंटरी एसोसिएशन, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा लोग, किसी को कोई फोर्सफुली नहीं आता, सब लोग अपनी मर्जी से 2 या 2 से ज्यादा पर्सन एक साथ आते हैं और उस फर्म को सेटअप करते हैं, कंपनी बना लेते हैं। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, जैसे मैंने बताया एक कॉर्पोरेट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। जो भी सिग्नेचर होते हैं वो कंपनी के नाम पर होते हैं, आपके नाम पर नहीं होंगे। तो एक अलग से हमने इसे एक पर्सन की तरह बना दिया, एक नया आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है, जिसकी सेपरेट इस कंपनी की क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब, अगर एक पर्सन जिसने इस कंपनी को सेटअप किया तो उसकी डेथ भी हो गई तो भी जो कंपनी है वो चलती जाएगी। इसकी एंटिटी मेंबर्स से बिल्कुल सेपरेट है। कंपनी को नुकसान हुआ तो उससे उस पर्सन का कोई लेना देना नहीं है, जो भी डील साइन होगी वो उस कंपनी के नाम से होगी। कंपनी एक बिल्कुल सेपरेट आर्टिफिशियल पर्सन बन चुकी है। नेक्स्ट जॉइंट स्टॉक कंपनी का फीचर है कॉमन सील। जैसे आपका एक सिग्नेचर होता है ना, हर एक इंसान का एक सिग्नेचर है आधार कार्ड पर, वैसे कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन बन चुकी है जिसकी एक अलग कॉमन सील होती है, अलग सिग्नेचर होता है। फिर लाइबिलिटी क्या है, बिल्कुल लिमिटेड लाइबिलिटी है एक कंपनी की लाइबिलिटी अनलिमिटेड नहीं होती, लिमिटेड है। लिमिटेड कैसे होती है मैंने अभी पीछे बताया। नेक्स्ट है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स मतलब आपने पर्टिकुलर कंपनी के 10,000 शेयर खरीदे थे सपोज, ठीक है, एक शेयर की वैल्यू क्या थी, 10 रुपए थी। अब कंपनी जो थी उसने बिल्कुल प्रॉफिट कमाना शुरू कर दिया। जब कंपनी प्रॉफिट कमाते हैं ना तो उनके शेयर की वैल्यू बढ़ गई। सपोज कंपनी के शेयर की वैल्यू अब 50 रुपए हो गई, कंपनी इतनी ज्यादा डेवलप है। आपने कंपनी के कितने शेयर्स खरीदे हुए थे, 1000 शेयर खरीदे हुए थे। अब आपके पास कितना पैसा आ गया, एक शेयर की वैल्यू अब 50 रुपए, तो आपके पास 50,000 50,000 रुपए हैं। आपने कंपनी में पैसा लगाया कितना था, 10,000, पर अब कंपनी ने ग्रो कर ली और कंपनी के एक शेयर की वैल्यू बढ़ गई, 50 रुपए हो गई। तो अब आपके पास 50,000 रुपए हैं, आपने लगाए थे 10,000। आपने क्या करा, शेयर्स को बेच दिया, किसी और पर्सन ने वो शेयर्स खरीद लिए, क्योंकि उसको पता है कंपनी अच्छी है तो और ग्रो करेगी तो और पैसा कमा लेंगे हम। आपने किसी पर्सन को ये शेयर्स बेच दिए, तो इससे क्या हो गया, आपने 10,000 के खरीदे थे, 50,000 में बेच दिए, 40,000 का फायदा हुआ। तो आप अपने शेयर्स किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर सकते हो। बट ऐसा पार्टनरशिप में नहीं होता कि मैं पार्टनर ए हूं और मैंने क्या कहा, किसी और पर्सन को हायर किया और कहा कि आप मेरी जगह बिजनेस चला लो। नहीं, इसमें आपको सारे पार्टनर्स से कंसल्ट करना पड़ता है, जबकि कंपनी में ऐसा नहीं। आपको किसी भी अलग अलग शेयर होल्डर्स के पास, शेयर होल्डर्स कौन है, जिनके पास शेयर्स है, जिन्होंने शेयर खरीदे हैं, तो आपको शेयर होल्डर्स के पास जा जाके पूछना नहीं पड़ेगा कि क्या मैं अपने शेयर्स बेच सकती हूं या नहीं। ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, डिफ्यूजन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। ओनर्स कौन है, जिन्होंने शेयर्स खरीदे हुए हैं, तो ओनरशिप ठीक है। और मैनेजमेंट कौन कर रहा है कंपनी की, कंपनी को मैनेज करने के लिए जैसे डेमोक्रेसी में इलेक्शंस होते हैं उसी तरीके से कमिटी बनाई जाती है, मैनेजर होता है प्रॉपर हर एक डिपार्टमेंट का। तो वहां तो कंपनी का मैनेजमेंट अलग पर्सन के हाथ में है, ठीक है, जो हमने कमिटी बनाई है। तो और ओनरशिप कौन है, जितने भी शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने शेयर्स खरीदे हैं वो उस कंपनी के ओनर है, क्योंकि उन्होंने कंपनी में पैसा लगाया हुआ है। तो ओनरशिप इसमें अलग होती है, मैनेजमेंट अलग है। जो पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप है वहां पर क्या है कि वही पर्सन पैसा, उसी पर वो जो ओनर है वही पर्सन कंपनी अपने जो बिजनेस का ओनर है वही अपने बिजनेस को मैनेज कर रहा है। यहाँ पर ऐसा नहीं है, ओनरशिप और मैनेजमेंट बिल्कुल अलग चीजें हैं दो। जो ओनर है शेयर होल्डर्स, ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आपने कंपनी के शेयर्स खरीदे तो अब आप कंपनी को मैनेज करने के लिए अपनी राय देने आ जाओगे। मैनेजमेंट की एक अलग कमेटी बनती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास फीचर, 6th फीचर या 6th कैरेक्टरिस्टिक, नंबर ऑफ मेंबर्स। तो कंपनी जो है प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है, पब्लिक कंपनी भी हो सकती है। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर्स 2 है, मैक्सिमम 200। हम इसमें एम्प्लॉयज की बात नहीं कर रहे, मेंबर्स की बात कर रहे हैं। मेंबर्स यानी जो कंपनी चला रहे हैं, ओके, एम्प्लॉयज जो काम कर रहे हैं उनके अंडर। और एक पब्लिक कंपनी जो गवर्नमेंट वाली कंपनी होती है, वहां 7 मिनिमम मेंबर्स और मैक्सिमम मेंबर्स की कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ मेंबर्स हो सकते हैं।
फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास वाइंडिंग अप, यानी जब आप एक कंपनी को वाइंड अप कर रहे होते हो, ठीक है, सपोज आपने सोचा कि अब कंपनी को बंद कर दिया जाए, तो वाइंडिंग अप के टाइम पर भी आपको एक कंपनी लॉ है, कंपनी लॉ 2013, तो कंपनीज लॉ 2013 के हिसाब से ही आपको जो भी लॉ में लिखा होता है धीरे धीरे करके आपको सारे के सारे प्रोविजंस को मान कर ही कंपनी बंद कर सकते हो। आप अपने हिसाब से कभी भी कंपनी बंद नहीं कर सकते। फिर इसके